Hello and welcome back guys in my yet another video. So in this video we are discussing about investment and loans class 4. So previous video के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स के अंदर डिपॉजिट वाले सेक्शन के अंदर 73 सेक्शन डिस्कस किया था। उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, डिपॉजिट्स कितने टर्म्स के लिए हम कर सकते हैं, क्या क्या टेन्योर है, क्या क्या परसेंटेज डिसाइड होगी, कौन कौन सी कंपनीज कर सकती है, वो सब चीजें हमने क्लास 3 के अंदर डिस्कस करी थी। ठीक है, अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए डिपॉजिट वाले चैप्टर को खत्म करने की ओर है और देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास में है डिपॉजिट ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, कि एक डिपॉजिट ट्रस्टी कैसे अपॉइंट होता है किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, ये रूल 7 में डिफाइन है। मैं मॉड्यूल के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ आपको टोटली, कोई और अदर मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मैं चार्ट्स यहाँ पे क्लास में बनवा रहा हूँ वो आपको बना लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डिपॉजिट ट्रस्टी होता क्या है। डिपॉजिट ट्रस्टी वो होता है जो डिपॉजिटर्स के फेवर में काम करे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, no eligible company shall issue a circular or advertisement inviting secure deposit unless the company has appointed one or more trustee for depositors for creating security for the deposit. Trustees shall not be related to the director and shall not have pecuniary interest in the company. मतलब क्या है, कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती सिक्योर डिपॉजिट के लिए जब तक कंपनी के अंदर एक या उससे ज्यादा ट्रस्टी अपॉइंट ना हो, और जो ट्रस्टी अपॉइंट होने वाला है या हो गया है उसका डायरेक्टर से कोई डायरेक्ट रिलेशन या फिर कोई भी मनी रिलेटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए। पिक्यूलियर रिलेशन का मतलब है कोई सेल परचेज ट्रांजेक्शन विद द कंपनी या फिर मनी रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, the company shall execute a deposit trust deed in form DPT2 at least 7 days before issuing the circular or circular in the form of advertisement. ठीक है, कंपनी को DPT2 फाइल करना पड़ेगा 7 दिनों से पहले सर्कुलर इशू करने की। जैसे मान लो सर्कुलर इशू कर रही है वो डिपॉजिट्स के लिए, तो उसके 7 दिनों से पहले DPT2 फाइल होगा जिसमें डिपॉजिट ट्रस्टी के बारे में जाएगा, उसकी ट्रस्ट डीड बनेगी और वो फाइल होगा। No person, including a company that is in the business of providing trustship services, shall be appointed as a trustee for the depositor if the proposed trustee, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई कंपनी एक ट्रस्टी के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है अगर उसके यानी वो इन कंडीशंस में फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है, इज ए डायरेक्टर, key managerial person or any other officer or an employee of the company or of its CHSA। अब CHSA क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे मैं कोई भी रिलेशन डिस्कस करूंगा वो CHSA के अंदर करूंगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। ठीक है, indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate, मतलब वही, कोई indebted नहीं होना चाहिए CHSA के अंदर, has any material peculiar relations with the CHSA, has entered into any guarantee arrangement in respect of principal debt secured by the deposit or interest thereon। ठीक है, is related to any person specified in clause A above, है ना, जो clause A बताया गया था ना यहाँ पे, इसके अंदर अगर रिलेटेड है तो इस क्लोज है। ठीक है, no trustee for depositor shall be removed from office after the issue of circular or advertisement and before the expiry of his term except the consent of all director present in a meeting of the board। कोई भी ट्रस्टी अपने टर्म से पहले रिमूव नहीं कर सकता ऑफिस। अगर ऑफिस छोड़ना चाहता है तो उसको सारे डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस द कंपनी इज रिक्वायर्ड to have independent director, at least one independent director shall be present in such meeting of the board।
अब ये किसके लिए बताया गया है? जैसे मान लो किसी भी प्रकार की जो मीटिंग होती है जो डिपॉजिट से रिलेटेड है और कंपनी के पास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करने की फाउंडेशन है, उनको नियुक्त करना है, तो वो कम से कम एक डायरेक्टर, यानी अगर एक है तो खुद है ना, या फिर दो है तो उनमें से एक कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होना उसका जरूरी है। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी रूल 8 कि भाई ट्रस्टी के काम क्या क्या होंगे। Ensure that the asset of the company on which charge is created together with the amount of deposit insurance are sufficient to cover the repayment of principal amount of secure deposit outstanding interest accrued thereon। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कंपनी के ने जो भी चार्ज क्रिएट किया है डिपॉजिट्स के बदले में, है ना, तो उसका रीपेमेंट सही से हो रहा है क्या डिपॉजिट्स का। ठीक है। और अगर मान लो कोई इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है डिपॉजिट्स के ऊपर, तो वो बुक्स में दर्ज हो रहा है, उसकी एंट्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो सारे काम देखना एक ट्रस्टी की जिम्मेदारी है। सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग deposit does not contain any information which is inconsistent with the terms of the deposit scheme or with the trust deed and is in compliance with the rules and provisions of the act। मतलब क्या है, जो भी एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर पब्लिश किया गया है जनरल पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए, वो सारे रूल्स के साथ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई इनकंसिस्टेंट ये लुभावने ऑफर तो नहीं दिए गए डिपॉजिट्स के अंदर। जैसे मान लो कंपनी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि भाई आप ऐसे लुभावने और झूठे ऑफर नहीं दे सकते हो जनरल पब्लिक को कि लोग आपके पास में डिपॉजिट लेने आ जाए, और हमने डाल दिया कि भाई हम 7 दिन में पैसा डबल करके देंगे, तो ऐसे कुछ ऑफर नहीं देने हैं। ठीक है। एंश्योर दैट द कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ कन्वेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड। ठीक है। टेक सच रीजनेबल स्टेप as may be necessary to procure a remedy for any breach of conveyance of the trust deed or terms of invitation of deposit। ठीक है। जो ट्रस्टी होगा वो सारे रीजनेबल स्टेप्स लेगा जो भी रिलेटेड है। अगर मान लो कोई फॉल्ट हो जाता है, जैसे मान लो कि डिपॉजिट्स के पेमेंट नहीं हो रहे, रीपेमेंट नहीं हो रहे, तो ट्रस्टी क्या करेगा, रीजनेबल स्टेप्स लेगा। रीजनेबल स्टेप्स हो सकते हैं कि वो फर्स्ट पहले डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करे, इंटरनली चेक करे, उसके बाद में फिर जितने भी जो भी स्टेप्स बनते हैं देन फिर आगे हर एक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, तो वो सारे स्टेप्स एक ट्रस्टी लेगा। Take steps to call a meeting of the holders of depositors as and when such meeting is required to be held। ठीक है। अगर कॉल्स वगैरह जो भी करवानी है डिपोजिटर्स की मीटिंग करवानी है, वो सारे एक ट्रस्टी देखेगा। ठीक है। सुपरवाइज करेगा इम्प्लीमेशन ऑफ कंडीशंस रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट एंड टर्म्स ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है। एक तरीके से सुपरविजन का काम इसका हो गया, और कंपनी के अंदर जो डिपॉजिट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो एक ट्रस्टी हैंडल करेगा। डू सच एक्ट एज नेसेसरी इन द इवेंट ऑफ सिक्योरिटी बिकम्स एनफोर्सेबल। जैसे मान लो कि जो सिक्योरिटी होगी वो एनफोर्सेबल कब हो जाएगी, जैसे मान लो कि अगर हमने डिपॉजिट्स जारी किए, डिपॉजिट रिसिप्ट हमने जारी करी 1 साल के लिए, तो वो 1 साल के अंदर क्या हो जाएगी, एनफोर्सेबल हो जाएगी, और उस टाइम पे जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो सारे एक ट्रस्टी लेगा। ठीक है। Carry out such acts as are necessary for the protection of the interest of depositors and resolve their grievances। जैसे मान लो कि किसी भी डिपॉजिटर्स को अगर कोई समस्या आती है तो उसकी ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम भी एक ट्रस्टी ही करेगा। ठीक है। मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स, रूल 7 में हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, रूल 8 में पढ़ा ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी, एंड रूल 9 में हम पढ़ रहे हैं मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स। ठीक है। ये रूल्स याद करने की कोई नीड नहीं है, वो मैंने बस आपको ऐसे बता दिया है। ठीक है। अगर 10% डिपॉजिटर्स बोल रहे हैं या फिर राइटिंग में अगर दे रहे हैं तो एक मीटिंग होना जरूरी है। मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास में 100 डिपॉजिटर्स है, उनमें 10 डिपॉजिटर्स ने बोला कि हमें एक मीटिंग की आवश्यकता है, तो एक मीटिंग होगी। The happening of any event which constitute a default or which in the opinion of trustees of defaults
डिपॉजिटर्स अफेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। जैसे मान लो किसी भी ऐसी कंडीशन में जब डिपॉजिटर्स जो जमा करता है उनके हित की बात हो रही है, हित की बात नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी एक मीटिंग को करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है। रीपेमेंट डिपॉजिट एक्सेट्रा एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या है, सेक्शन 74 क्या बोलता है? सेक्शन 74 बताता है कि अगर कोई डिपॉजिट जो कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, इस एक्ट मतलब एक्ट 2013 से पहले अगर कोई एक्सेप्ट किया गया है तो उसका रीपेमेंट कैसे कैसे होगा उसके बारे में इसमें बताया गया। नॉट ए सच इंपॉर्टेंट सेक्शन, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ ओनली। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। ठीक है। एवरी कंपनी रेफर्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73। मैंने उस स्टार्टिंग में बताया था कि आप कि सेक्शन 73 के अंदर जो मेंटेनेंस होती है, जो हमने चार्ज क्रिएट करा है, और डीआरआर का जो जिसमें हम पैसा ट्रांसफर करते हैं हर साल की 30 अप्रैल तक 20% पे, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, है ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। रजिस्टर्स, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, एक जो रजिस्टर होगा जिसके अंदर एक डिपॉजिटर की सारी चीजें जाएगी, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम एड्रेस एंड पेन ऑफ डिपॉजिटर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, है ना, पर्टिकुलर्स ऑफ नॉमिनी, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, डेट एंड अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट, ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट, ठीक है, और कब वो रीपेबल हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। mandate instruction for payment instruction, non deduction of tax in tax at source। मैंडेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि बैंक से मैंडेट करना, जो जैसे मान लो कि हर महीने की कुछ किस्त कटेगी है, हर 15 दिन की है, हर 3 महीने की, तो उसका मैंडेट सही से करवाना बैंक से। ठीक है। डेट सारी की सारी जब इंटरेस्ट पेबल होगा। ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस अगर कुछ है तो डिपॉजिट्स का भी इंश्योरेंस हो सकता है ना, तो ये सब चीजें एक रजिस्टर के अंदर बताई जाएगी। ठीक है। डैमेजेस ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 75। अगर मान लो कोई भी फ्रॉड करता है या फिर कंपनी फेल करती है पेमेंट करने से डिपॉजिट्स का, तो क्या होगा, सेक्शन 74 ले लो और 73 जो दोनों के अंदर होगा, वो 447 के अंदर लायबल होगा। 447 एक ब्रॉडर सेक्शन है जिसके अंदर सारी पेनल्टीज या फिर फ्रॉड वाली चीजें कवर की गई है। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज, सेक्शन 76 क्या बताता है कि जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे हम, यानी एक पब्लिक कंपनी करेगी पब्लिक से, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो वो सारी कंडीशन जो हमने सेक्शन 73 के अंदर पढ़ी थी, वो सभी कंडीशन जो हमने सेक्शन 73 के अंदर पढ़ी थी, उन सबको कंप्लाई करने के बाद ही ये सेक्शन को हमको रेफर करना है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें 73 के अंदर भी कौन सी सेक्शन 73 2 के अंदर जो सेक्शन थी ना, वो ही देखनी और बाकी नहीं देखनी। ठीक है। अब कौन सी कंपनी एलिजिबल है? ठीक है। अगर किसी कंपनी की नेट वर्थ 100 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, वह सभी कंपनियां पब्लिक से जमाए एक्सेप्ट करने के लिए प्रबद्ध है और वो कर सकती है। ठीक है ना। अब वो सारी चीजें जो हमने देखी थी, रेटिंग वहां से ऑब्टेन करनी पड़ेगी, है ना, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इनविटेशन देना पड़ेगा जो कि सेफ्टी के साथ में होना चाहिए, वो सारी कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। Provided further that every company accepting secure deposit from the public shall within 30 days of such acceptance creating a charge on its assets, वही 30 दिनों के भीतर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, और वही 21 दिनों के भीतर आपको रिसिप्ट डिपॉजिटर्स को भेजनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें ये काफी नैरो लिखा गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और डीपली आपको बता देता हूँ। और इस चैप्टर के जो सारे प्रोविजन होंगे वो सब लग जाएंगे, जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स से रिलेटेड जितनी भी बातें दी गई है आगे कंपनी लॉ के अंदर। मुतांडिस मुतेंडिस का मतलब होता है अस इट इज, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अस इट इज।
ठीक है। और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन तो बताया गया है, जो आगे हम देख ही लेंगे एक साथ। ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा चैप्टर और बचा हुआ है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बार सेक्शन 76 और समझाना चाहूंगा अच्छे से। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। में होगा, और होगा अगर जो डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट है विद इन लिमिट है ना, तो ओआर होगा, और एनी अदर केस में एसआर होगा। ठीक है। तो ये तो हो गई एलिजिबल कंपनी की बात, है ना। अब इसको कंप्लाई करने के बाद में, कंप्लाई विथ 73(2), मतलब जो भी उसमें कंडीशंस लिखी गई थी वो सारी की सारी रूल्स वगैरह सब प्रोसीजर्स, वो सारे इसमें एज इट इज लग जाएंगे, मुतांडिस मुतांडिस। ठीक है। वही क्रेडिट रेजिंग एजेंसी से सब कुछ लेना, है ना। और देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है ना। इन शॉर्ट, सबसे पहले तो रेजोल्यूशन पास होगा। ये दोनों सेक्शन मैंने आपको लिख लिख के इसलिए बताया, सेक्शन 73 में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, और सेक्शन 76 में मैं इस क्लास में बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आने के हायर चांसेस हो जाते हैं जब आपसे वो पूछता है डायरेक्ट सेक्शन के बारे में। आप पेपर देख सकते हो दिसंबर 23 का, जून 24 का एंड दिसंबर 24 का। इनमें डिपॉजिट से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आया गया है, और कई बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है 7-7 मार्क का, तो वो अपन छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं एक एक कंडीशन आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। सेक्शन 73 और 76 इज वेरी मोस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है। ऑब्टेन
क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। प्रिपेयर सर्कुलर, सर्कुलर वही डीपीटी 1 के अंदर जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था। एग्जीक्यूट डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट विथ सर्कुलर बोल लो या फिर डीपीटी 1 के साथ में, है ना। अब वो कहाँ कहाँ पर जा सकता है? न्यूज़पेपर में जा सकता है, न्यूज़पेपर में जा सकता है, वेबसाइट पे जा सकता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करना है हमें डिपॉजिट्स का, है ना। और चार्ज क्रिएट करना है जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना। क्रिएशन ऑफ चार्ज कितने दिनों के अंदर करना है चार्ज क्रिएट? 30 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये सेक्शन 76 के अंदर बस इतना ही बताया गया है। लेकिन सेक्शन 76 की बातें ज़्यादा बड़ी हो सकती है जब हम इसके रूल्स को अच्छे से कंप्लाई करें, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बताया था मैंने सेक्शन 73(2) के अंदर, ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई है सेक्शन 76 के अंदर। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो लास्ट सेक्शन बच रहा है 76A। 76A किसके बारे में बात करता है? 76A बारे में बात करता है पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट किसके अंदर? 73 से लेकर 76 के अंदर अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसकी सारी पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है 76A के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अगर कंपनी ने पेमेंट में डिफॉल्ट किया, किसके? डिपॉजिट के या फिर उसके इंटरेस्ट के, है ना, तो वो पनिशेबल होगी कितने के फाइन से? अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है ना, तो इंटरेस्ट का या डिपॉजिट का, तो वो अमाउंट का ट्वाइस या फिर जो अमाउंट ड्यू है विच एवर इज लोअर, कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया 73 के अंदर, है ना, सेक्शन 73 के अंदर कॉन्ट्रावेंशन किया और उसने पेमेंट नहीं करा 80 लाख रुपए का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? इसका ट्वाइस कितना हो गया? 1 लाख और 80 लाख, विच इज लोअर क्या है? 80 लाख। ये क्या हो जाएगा? कंपनी के ऊपर फाइन लग जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया कंपनी के ऊपर। अब जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो उसके ऊपर लगेगा, एक तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, जेल होगी उसको, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। वैसे हम पनिशमेंट ज्यादा पढ़ते नहीं कंपनी लोग के अंदर, बट ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये एमसीक्यू में भी आ सकती है, ठीक है। और फाइन लगेगा जो कि 25 लाख से कम नहीं होगा और वो एक्सटेंड हो जाएगा 2 करोड़ रुपए तक। अब एक और चीज, provided that it is proved that the officer of the company who is in default has contravened such provision knowingly and willfully with the intention to deprive the company or its shareholders or depositors or creditors or tax authorities, he shall be liable for action under section 447। अगर उसने knowingly, willfully और with the intention to deprive the company को हानि पहुंचाने की मकसद से अगर उसने ये सारे काम किए हैं तो उसके ऊपर 447 भी लग जाएगा। यहां पे जाके हमारा चैप्टर खत्म होता है डिपॉजिट वाला। अब सेक्शन इन्वेस्टमेंट जो हमारे बाकी है 186 और 187 वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आगे मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बताए गए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के प्रकार। मुझे पता नहीं क्यों इस किताब में इस जगह यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, आपको पहले से पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कौन कौन से डिबेंचर्स के टाइप हो सकते हैं, ठीक है। ये सब आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो।
रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, ये हम बचपन से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटी छोटी डेफिनेशन दी गई है, मैं बोलूंगा इग्नोर मार दो बिल्कुल ही, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हो। फुल्ली होते हैं, पार्टली होते हैं, ठीक है, ऑप्शनली होते हैं, इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट रखते हैं, ठीक है। फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जीरो कूपन डिबेंचर्स होते हैं, जो कि जिनके ऊपर कोई कूपन रेट नहीं होती, जीरो कूपन डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो हमारे चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म। हम पूरा का पूरा मॉड्यूल से लेके चल रहे हैं, मॉड्यूल की एक एक चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, और अगर बाहर से कुछ होगा तो उसको हम आराम से कर लेंगे, मैं आपको अलग से भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला चैप्टर जो होगा हमारा डिविडेंड होगा, है ना। अगर वीडियो क्लास अच्छी लगती है आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और किसी भी चीज में अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप ओपनली मुझसे पूछो। अननेसेसरी के कोई डाउट होंगे, कोई कमेंट होगा, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। अगर आपका जेन्युइन कोई डाउट है तो आप आराम से मुझसे पूछो, और अगर मुझे लगेगा कि हमें पर्सनली डिस्कस करना चाहिए तो हम पर्सनली भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।